हेलो फ्रेंड्स, बांग्लादेश में हिंदूज और माइनॉरिटीज की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, भगवान की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, औरतों के साथ सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली इस्कॉन के लीडर चिन्मय कृष्ण दास को अरेस्ट कर लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इनफैक्ट वहाँ सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि सिर्फ 76 सालों में वहाँ माइनॉरिटीज 30% से घटकर 8% रह गई है और अगले 30 सालों में ये 0 हो जाएगी। और ये सब कोई खुद से नहीं हुआ, बल्कि एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी है जिसके पीछे हाथ है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आज इंडिया में भी फैल चुकी है। इनफैक्ट आज बांग्लादेश में जो हो रहा है वही सेम पैटर्न इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में होते दिख रहे हैं। अगर हमने जल्दी बांग्लादेश से कुछ नहीं सीखा तो सिचुएशन बदलते देर नहीं होगी। इसीलिए एज ए इंडियन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश में चल क्या रहा है। Let me introduce the new Bangladesh, where terror suspects get bail, but Hindu priests do not. Bangladesh, hundreds of people protested in Bangladesh's capital against violence targeting minority Hindus in the country. Idols of Bhagwan Jagannath, Balbhadra and Devi Subhadra on the floor of a burnt temple in Bangladesh. बांग्लादेश में ऐसी सिचुएशन हुई क्यों, ये समझने के लिए हमें उसके इतिहास को समझना पड़ेगा। देखो, पार्टीशन के बाद ये रीजन पाकिस्तान के पास चला गया, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। इस रीजन में 30% हिंदू रहते थे, बट पार्टीशन के वक्त 8% हिंदू माइग्रेट करके इंडिया आ गए और 22% वहीं रुक गए, क्योंकि वो अपने एंसेस्टर प्लेस को छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर इसके बाद 1971 में विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान से आज़ाद हो गया और इस तरह बांग्लादेश का जन्म हुआ। आज़ादी के टाइम बांग्लादेश ने प्रॉमिस किया कि वो एक सेकुलर कंट्री बनेगा जहां सभी धर्मों के लिए इक्वल राइट्स होंगे, बट ये प्रॉमिस टूटते देर नहीं हुई। बांग्लादेश में शुरू से ही हिंदूज और माइनॉरिटीज डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि आज तक वहाँ चाहे कोई इवेंट हो, इलेक्शन हो या प्रोटेस्ट हो, हर बार सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज को ही टारगेट किया जाता है। हर साल वहाँ सैकड़ों हिंदुओं को मारा जाता है, मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा जाता है, माइनॉरिटीज के दुकानों, घरों को लूटा जाता है। सिचुएशन इतनी खराब है कि 22% से घटकर आज वहाँ 7.5% हिंदू, 0.61% बुद्धिस्ट और 0.30% ही क्रिश्चियन बचे हुए हैं। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगले 30 सालों में यह माइनॉरिटीज बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे। इसलिए आज इस टॉपिक पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुद्दा कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने का है, जो शुरू से ही वहाँ प्रोसिक्यूट हुए आ रहे हैं। साल 1965 इंडो पाक वॉर के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक एनिमी एक्ट लॉ बनाया, जिसके अकॉर्डिंग वो किसी भी सिटीजन को एनिमी डिक्लेयर करके उनकी प्रॉपर्टी हड़प सकते थे। एंड गेस व्हाट, इस लॉ का शिकार सबसे ज्यादा हिंदूज और माइनॉरिटीज हुए, और जो लोग इस रीजन से इंडिया माइग्रेट हुए थे उनकी प्रॉपर्टी भी अब गवर्नमेंट के कब्जे में है और वो उस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ इस एक्ट के चलते ही 1995 तक 25 लाख एकड़ हिंदू प्रॉपर्टीज अब गवर्नमेंट के कब्जे में थी। नेक्स्ट, जाति भंगा मसैकर। 23 अप्रैल 1971 लिबरेशन के दौरान 10 से 12 गांव के हिंदूज अपने प्लेस को छोड़कर इंडिया माइग्रेट करने का डिसीजन लेते हैं। तभी उन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने घेर लिया। तब उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल जलियांवाले बाग जैसा ही था। 3500 से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया। नेक्स्ट, शंकरी बाजार मसैकर। इसी हत्याकांड के एक महीने बाद 26 मार्च को एक शंकरी बाजार नाम के हिंदू गांव को पाकिस्तानी आर्मी और रजाकारों ने मिलकर मार दिया, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर जब इसके बाद 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिली, तब वहां के माइनॉरिटीज को लगा कि अब वो सेफ है, बट उनकी हालत और बद से बदतर हो गई। 1971 से लेकर 1975 तक 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया आ गए और हजारों औरतों के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज को ही टारगेट किया गया। फिर 1989 में एंटी हिंदू वायलेंस स्टार्ट हुआ, जिसमें सिलेक्टिवली हिंदुओं पर अटैक हुआ, सैकड़ों मंदिरों, मूर्तियों को तोड़ा गया, 50 से ज्यादा हिंदू घरों को जला दिया गया। फिर इसके बाद जब इंडिया में 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, तब बांग्लादेश में हिंदुओं का और भी बुरा हाल हो गया। क्या बाबरी मस्जिद का बांग्लादेशी हिंदुओं से कोई लेना देना था? बिल्कुल नहीं, बट फिर भी उन्हें टारगेट किया गया।
फिर इसके बाद 2001 में वहाँ की नेशनल पार्टी BNP इलेक्शन जीत गई और इनने 150 दिनों का हिंदू मसैकर लॉन्च किया। ये मसैकर इतना भयानक था क्योंकि ये 150 दिनों तक चला था, जिसमें 18,000 एंटी हिंदू इंसिडेंट्स हुए, 1,000 हिंदू औरतों का रेप हुआ और 50,000 हिंदू बांग्लादेश छोड़कर इंडिया भाग गए। इनफैक्ट 2013 में जब जमाते इस्लाम के लीडर्स को 1971 में हुए क्राइम्स में कल्प्रिट पाया गया और उन्हें बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, तब इस ग्रुप के लोग प्रोटेस्ट करने लगे। जानते हो कैसे? और हिंदुओं को मार के, उनके घरों मंदिरों को तोड़ के। मतलब वहाँ की गवर्नमेंट अगर किसी को सजा देती है तो वहाँ के लोग और हिंदुओं को मार के अपना बदला पूरा करते हैं। वाह! इनफैक्ट ये कोई 1, 2, 3, 4 केस नहीं है। हर साल वहाँ एंटी हिंदू वायलेंस के हजारों इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2013 से 2024 तक शेख हसीना, जिसे लोग सेकुलर मानते हैं, उनके टाइम पीरियड में 3600 एंटी हिंदू अटैक्स हुए। अब इन सभी अटैक्स और माइनॉरिटीज पर हो रहे मसैकर के जिम्मेवार है ये एक ऑर्गेनाइजेशन, जमाते इस्लाम। मैंने आपको जितने भी अटैक्स बताए, चाहे वो 1971 का मसैकर हो, 150 दिन वाला मसैकर हो या 2013 का वायलेंस हो, इन सभी का जिम्मेवार कहीं ना कहीं यही ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी एक स्टूडेंट विंग भी है, इस्लामी छात्र शिबिर। इनफैक्ट अभी के हुए बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट और शेख हसीना के सरकार गिराने के पीछे भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। अब आप सोच रहे हो कि ये सब तो बांग्लादेश में हो रहा है, इस ग्रुप से हमें क्या खतरा? तो प्रॉब्लम ये है कि आज ये टेररिस्ट ग्रुप हमारे देश में भी घुस चुकी है। UNHCR के ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया के कई बॉम्ब ब्लास्ट में इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था, चाहे वो 2013 में बोध गया टेम्पल ब्लास्ट हो, 2014 में वेस्ट बंगाल के खगड़पुर में हुआ बॉम्ब ब्लास्ट हो, या 2018 में दलाई लामा को मारने के लिए जो हुआ बॉम्ब ब्लास्ट। इन सभी में इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। और ये ऑर्गेनाइजेशन बैन होने के बाद भी अलग अलग नामों से इंडिया में एक्टिव है, जो आज इंडियंस का ब्रेन वॉश करके उन्हें टेररिस्ट अटैक के लिए ट्रेंड कर रही है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने तो इंडिया में जाल बिछा कर रखा है और इन सभी को लीड कर रहा था ये बंदा सलाउद्दीन सलाहीन, जो एक बांग्लादेशी स्टूडेंट विंग का मेंबर था, जो उसी जमाते इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन का विंग था। ये बंदा खुद एक बांग्लादेशी है जो इलीगली 2014 में वहां से भाग के इंडिया आया था। हमारे असम और बंगाल के बॉर्डर्स इतने पुअर हैं कि हर साल बांग्लादेश से लोग इलीगली इंडिया घुस जाते हैं। अभी रिसेंटली कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए इसमें बांग्लादेशी ब्लॉगर्स शरेआम कैसे इंडिया में इलीगली घुसना है इसका ट्यूटोरियल शेयर कर रहे हैं। बंगाल की हालत इतनी खराब हो गई है कि वहाँ हर साल लाखों बांग्लादेशी इलीगली बंगाल आते हैं, बट वहाँ की गवर्नमेंट अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये सब इग्नोर कर रही है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उसे इंडिया में होते देर नहीं होगी। अगर हमने अभी भी बांग्लादेश से कुछ नहीं सीखा तो शायद बहुत देर हो चुकी है।